हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है किसान की जादुई बेटियों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था रायगढ़। रायगढ़ तक पहुँचने के लिए लोगों को एक नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी में दो नाव थीं, जो लोगों को इस पार से उस पार छोड़ा करती थी। इसी खूबसूरत गांव में एक लक्ष्मण नाम का किसान रहता था। लक्ष्मण की पत्नी पार्वती गर्भवती थी, लेकिन वो फिर भी लक्ष्मण के लिए खेतों तक खाना ले जाया करती थी। अरे कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम इतना मत चला करो, लेकिन तुम हो कि तुम मेरी एक बात भी नहीं मानती हो। सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं थोड़ा चलूंगी तो घट नहीं जाऊंगी और आपको खाना भी तो खिला पाऊंगी। दोनों हमेशा ही एक साथ ही में खाना खाया करते थे। जैसे ही लक्ष्मण की पत्नी पार्वती ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। पार्वती की तेरवी पर गांव वाले लक्ष्मण के घर पर आए। लक्ष्मण, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी पत्नी इतनी कम उम्र में ही चल बसी। लक्ष्मण, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अब तुम्हें अपनी जुड़वा बेटियों के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं सरपंच जी, मेरी ये बेटियां ही मेरा सब कुछ हैं। मैं सिर्फ इन दोनों के सहारे ही जीऊंगा। वक्त बीतता गया और लक्ष्मण की जुड़वा बेटियां बड़ी होती गयीं। अब संजना और अंजना दोनों 10-10 साल की हो गई थीं। बाबा, आपने बोला था ना कि आप हमें तैरना सिखाएंगे? हाँ, मुझे याद है। तो आप हमें कब तैरना सिखाएंगे? बिटिया, खेतों में अभी बहुत ज्यादा काम है। मैं तुम्हें इस रविवार को तैरना सिखाऊंगा। रविवार पक्का ना बाबा? हाँ, पक्का। रविवार को लक्ष्मण संजना और अंजना को लेकर नदी पर ले गया और वहाँ पहले लक्ष्मण पानी में उतरा। अब देखो, आराम से तुम्हें अपने हाथों और पैरों को ऐसे चलाते रहना है। गौर से देखो। संजना और अंजना लक्ष्मण को बहुत ही गौर से तैरते हुए देख रही थी। चलो संजना, अब तुम कोशिश करो। संजना ने डरते हुए कोशिश की। पहले तो वो तैर नहीं पा रही थी, फिर उसे धीरे धीरे समझ आ गया। इसी तरह फिर अंजना ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों को तैरना आ गया। फिर क्या था, संजना और अंजना हर दिन तैरने का अभ्यास किया करती थी। कुछ दिनों बाद लक्ष्मण सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी, मुझे संजना और अंजना का जन्म दाखिला चाहिए। वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम जन्म दाखिले का करोगे क्या? मैं उन दोनों को बगल वाले गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हो? हमारे गांव की तो कोई लड़कियां पढ़ने नहीं जाती हैं। तुम गांव की परंपरा बिगाड़ रहे हो। कल से तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि उन्हें भी स्कूल जाना है। तो घर और खेतों में काम कौन करेगा? हाँ, आप जो भी सोचे सरपंच जी, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ। आप मुझे उनका जन्म दाखिला दे दीजिए। सरपंच ने कुछ किताबें निकाली और फिर लक्ष्मण को संजना और अंजना के जन्म दाखिले दे दिए। अब संजना और अंजना दोनों रोज नदी पार करके स्कूल जाया करती थीं। लक्ष्मण बहुत खुश था। एक दिन की बात है, संजना और अंजना नदी पार कर रही थीं कि तभी उन्होंने देखा कि दूसरी नाव में सरपंच जी अकेले ही आ रहे थे। तभी अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और सरपंच जी नदी में जा गिरे। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ! अरे कोई तो बचाओ मुझे। संजना और अंजना ने कुछ भी नहीं सोचा और वो दोनों नदी में कूद गयी।
वो तैर के सरपंच जी के पास गईं। दोनों ने सरपंच जी को सहारा दिया और उन्हें नदी के किनारे ले आईं। नदी के किनारे कुछ लोगों ने सरपंच जी की छाती दबाकर उनके शरीर से पानी बाहर निकाला और आखिरकार सरपंच जी की जान बच गई। फिर उन्होंने संजना और अंजना को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है बेटा। तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। लक्ष्मण सही कहता है कि तुम दोनों के होते हुए उसे किसी भी बेटे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सरपंच जी ने संजना और अंजना को अपनी जान बचाने के लिए एक बड़ा सा घर और बहुत सारे पैसे दिए और वो लोग बहुत ही अमीर हो गए। फिर उस दिन के बाद से संजना और अंजना अपने पिता लक्ष्मण के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। इस कहानी से हमें ये समझ आया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और वो हर वो काम कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं। एक गांव में कृति और श्रुति नाम की दो बहनें रहती थीं। बचपन में ही उन दोनों की माँ गुजर गई थी और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उन दोनों की दूसरी माँ का नाम सुरीली था। पर शादी के कुछ दिनों बाद ही कृति और श्रुति के पिता की भी मौत हो जाती है और वो दोनों बहनें बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। सुरीली उन दोनों बहनों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी और घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन की बात है, कृति खाना बना रही होती है, तभी वो अचानक जल जाती है और जलने की वजह से वो जोर जोर से रोने लगती है। कृति को रोता हुआ देखकर श्रुति कृति के पास भागकर आती है और कृति से कहती है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? मैं खाना बना रही थी तो जल गई और अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है और इसी वजह से मैं रो रही हूँ। आप रो मत दीदी, मैं अभी माँ को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर श्रुति भागकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और सुरीली से कहती है, माँ कृति दीदी जल गई है, आप उसे चलकर देख लीजिए ना। तो मैं क्या करूँ, वो तेरी बहन है, तू देख जाकर उसे। मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है, मेरे पास क्यों आई है? तेरे बाप से शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई, अब जा यहाँ से। अपनी सौतेली माँ की बातों को सुनकर श्रुति वहाँ से चली जाती है और कृति से आकर कहती है, आप चिंता मत करो दीदी, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। और ये कहकर श्रुति घर से बाहर चली जाती है। कुछ देर के बाद जब श्रुति लौटकर घर आती है तो उसके हाथ में एक दवाई होती है और श्रुति दवा लाकर कृति को दे देती है। कृति उस दवाई को अपने जले हुए हिस्से पर लगा लेती है और फिर श्रुति से कहती है, तुम ये दवाई कहाँ से लेकर आई हो? क्योंकि हमारे पास तो रुपए होते ही नहीं हैं। मैं ये दवा अपने पैसे से लेकर आई हूँ दीदी, क्योंकि हमारी सौतेली माँ तो हमारे ऊपर एक भी रुपया खर्च नहीं करती, उल्टा दिन भर हमें कोसती रहती है। ये मेरी पॉकेट मनी थी जो मैंने काम करके इकट्ठा की थी और उसी से आपके लिए दवाई लेकर आई हूँ। तुम अपने पैसे से क्यों मेरे लिए दवा लेकर आई? वैसे भी तुम्हारे पास भी तो पैसे नहीं हैं और हमारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और पिताजी इन्हें हमारे लिए छोड़ गए, जो आज हम पर बहुत ही अत्याचार करती हैं, हमसे पूरे घर का काम करवाती हैं और फिर हमें सिर्फ एक वक्त का खाना खाने के लिए देती हैं। आप चिंता मत करो दीदी, मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं आपको यहाँ से दूर लेकर चलूंगी, फिर हम लोग आराम से रहेंगे। मुझे बस थोड़ी बड़ी हो जाने दो दीदी। इसके बाद श्रुति कृति को आराम करने के लिए कह देती है और खुद काम करने लगती है।
तभी वहाँ पर उनकी सौतेली माँ सुरीली आ जाती है और उन दोनों से कहती है, अभी तक तुम दोनों खाना नहीं बना पाई हो? कितना समय हो गया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ। बस थोड़ी देर और माँ, अभी मैं खाना बनाने जा ही रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना, कृति दीदी जल गई हैं और इसीलिए थोड़ी देर हो गई। तुम लोगों का रोज का यही ड्रामा रहता है, कभी तुझे कुछ हो जाता है तो कभी तेरी दीदी को। मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे भूख लगी है और मुझे थोड़ी ही देर में खाना चाहिए, वरना तुम दोनों सोच लेना मैं तुम दोनों के साथ क्या करूँगी। सुरीली ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। सुरीली के जाने के बाद कृति श्रुति से कहती है, श्रुति, आज अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो हम भी आम बच्चों की तरह ही रहते। पता है, मुझे भी मम्मी पापा की बहुत याद आती है। हम कर भी क्या सकते हैं दीदी, उन्हें तो पहले ही भगवान ने हमसे छीन लिया है। अगर वो हमें भी अपने पास बुला लेते तो कितना अच्छा होता। चलो अब माँ को खाना दे आते हैं, वरना वो फिर से आ जाएंगी। इसके बाद श्रुति सुरीली को खाना देने के लिए चली जाती है। खाना देने के बाद श्रुति और कृति भी खाना खाने लगती हैं। खाना खाने के बाद श्रुति कृति से कहती है, अब आप आराम कर लो दीदी, क्योंकि आपका जख्म भी ताज़ा है और आपको आराम करना चाहिए। इसके बाद कृति आराम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। समय के साथ सुरीली का व्यवहार बदलता ही नहीं है, उल्टा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो उन दोनों से उतनी ही नफरत करती थी जितनी कि वो पहले किया करती थी। एक दिन की बात है, सुरीली किसी बात पर कृति को पीट रही होती है। तभी श्रुति अपनी दीदी कृति को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और सुरीली से कहती है, आप क्यों मेरी दीदी को मार रही हो? ये घर का पूरा काम करती है, फिर भी आप मेरी दीदी को मारती रहती हो। ये सुनकर सुरीली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सुरीली श्रुति से कहती है, आजा, तुझे भी पीट देती हूँ। अगर तुझे अपनी दीदी की इतनी ही चिंता है तो तू ही पूरे घर का काम क्यों नहीं कर देती? करती तो हूँ, घर का पूरा काम करती हूँ, फिर भी आपको तो पीटने का कोई न कोई बहाना ही चाहिए रहता है। ये सुनकर सुरीली श्रुति को भी पीटने लगती है और पीटने के बाद सुरीली वहाँ से चली जाती है। सुरीली के जाने के बाद श्रुति अपनी बहन कृति को चुप कराती है और खुद भी घर से बाहर निकल जाती है। घर के बाहर आने पर श्रुति खुद भी जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि श्रुति को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे, क्योंकि कृति उसकी बड़ी बहन थी और वो अपनी बहन पर सौतेली माँ को अत्याचार करते हुए नहीं देख सकती थी। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है जिसका नाम पंकज था। वो श्रुति को रोता हुआ देखकर उसके पास आता है और श्रुति से कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतना रो क्यों रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? श्रुति पंकज को रोते हुए बताती है कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और अब उसके घर पर एक सौतेली माँ है जो उस पर और उसकी बड़ी बहन पर बहुत अत्याचार करती है। ये सब सुनकर पंकज को काफी ज्यादा दुख होता है और वो श्रुति से कहता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे उनसे मिलवाओ जरा, मैं उन्हें समझा दूंगा। आप उनसे मत मिलिए, अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। बेटी, तुम घबराओ मत, बस मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। इसके बाद श्रुति पंकज को अपनी माँ सुरीली के पास ले जाती है। सुरीली के पास पहुँचने पर पंकज सुरीली से कहता है, आप अपनी दोनों बेटियों पर इतना अत्याचार क्यों करती हो? पंकज को देखकर सुरीली हैरान हो जाती है और पंकज से कहती है, आप कौन है?
और मुझे क्यों समझा रहे हैं? ये मेरा और मेरी बेटियों का मामला है। मुझे पता है वो आपकी बेटियां हैं। अगर आप इतना अत्याचार करेंगी तो ये एक दिन घर छोड़कर भाग जाएंगी। फिर आप क्या करेंगी? वो कहीं भी नहीं जाएंगी, मुझे सब पता है। वो कहीं जा भी नहीं सकती, और अगर जाती है तो चली जाए। अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर मैं इन बच्चियों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अब तुम रहना इस घर में अकेली। ये कहकर पंकज उन दोनों बहनों को अपने साथ ले जाता है। और अब कृति और श्रुति बहुत ज्यादा खुश थीं, क्योंकि पंकज उन्हें बहुत प्यार करता था। अब सुरीली अपने घर में अकेली रहती थी, जिस वजह से उसे घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था, और अकेले में उसे बहुत डर भी लगता था।